क्लास 10th के सोशल साइंस के हिस्ट्री के क्विज वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस क्विज वीडियो में हम लोग यूरोप से राष्ट्रवाद, जो आपके क्लास 10th के सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर से 10 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्विज की चर्चा करेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये 10 प्रश्न में वही प्रश्न सेलेक्ट किया गया है जो हर साल इस चैप्टर से जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है। चलिए बढ़ते हैं क्विज की ओर। पहला नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, अर्थात कि यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है विक्टर इमानुएल और ऑप्शन डी है मुसोलिनी। आपको 5 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखिए आगे आपके सामने ऑप्शन ए मेजनी। मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था। इसको याद करते चलिए क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर प्रश्न में आपसे पूछे कि यंग इटली नामक संस्था के संस्थापक कौन था, तो उसका भी जवाब होगा मेजनी, क्योंकि मेजनी ने सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ इटली का एकीकरण करना था। और उसके बाद 1834 ईस्वी में मेजनी के द्वारा यंग यूरोप नामक संस्था की भी स्थापना किया गया। और यंग यूरोप संस्था का जो उद्देश्य था वो था कि यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करना। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। ध्यान से देखिएगा, पूछा है कि किस राज्य ने की थी। ऑप्शन आपके सामने आ गया। ऑप्शन ए कह रहा है पर्सा ने, और ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन सी है सार्डिनिया, और ऑप्शन डी है फ्रांस। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सा। जो जाल्वेरी नामक संस्था थी, यह भी पूछा जाता है कि जाल्वेरी नामक संस्था इसके लिए बनाया गया था, तो ये व्यापारियों का संस्था था। और इस संस्था की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई। तो 2 फैक्ट्स और इस प्रश्न के बारे में आप याद रखेंगे कि जाल्वेरी नामक संस्था पर्सा में बनाया गया था और ये जर्मन व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था और 1834 में, और ये व्यापारियों के लिए संस्था था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको बतलाना है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ। ऑप्शन ए है पुनर्जागरण, ऑप्शन बी है धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी है गौरवपूर्व क्रांति, और ऑप्शन डी है फ्रांस की क्रांति। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, इसका जवाब आपको देना है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए, पुनर्जागरण के फलस्वरूप आप पढ़े होंगे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन ए पे है डेनमार्क की संधि, ऑप्शन बी पे है गैस्टिन की संधि, ऑप्शन सी पे है प्राग की संधि, और ऑप्शन डी पे है फ्रैंकफर्ट की संधि। आपका समय शुरू होता है, अब इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सेडान के युद्ध के बारे में आप पढ़े होंगे कि सेडान का आपका युद्ध हुआ था 1870 में, और उसके बाद 10 मई 1871 के दिन फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। और इसी संधि के फलस्वरूप 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया और यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पर जो है जर्मनी ने एकीकृत राष्ट्र के रूप में अपना स्थापना करा लिया। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मेटरनिख कौन था। बिल्कुल आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन बी है पर्सा का चांसलर, और ऑप्शन सी है फ्रांस का सम्राट, और ऑप्शन डी है रूस का जार। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, आपको इसका जवाब देना है कि मेटरनिख कौन था। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इसी ने 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का भी आयोजन किया था। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपसे पूछा गया कि रक्त एवं लौह की नीति जो आप पढ़े हैं उसका अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए है मेजनी ने, ऑप्शन बी है हिटलर ने, ऑप्शन सी है बिस्मार्क ने, और ऑप्शन डी है विलियम प्रथम ने। चलिए आपका समय शुरू होता है, अब इसका जवाब आपको देना है कमेंट करके।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने जो है आपके रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था और इस नीति के माध्यम से बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण जो है इन उपायों के बाद ही संभव हो सकता है, तो इसीलिए इसे बोला गया रक्त एवं लौह की नीति। तो राइट आंसर याद रखिएगा, बिस्मार्क ने। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? और ऑप्शन ए है सेडान, ऑप्शन बी है सेडोवा, ऑप्शन सी है साइडाइन, ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट। आपका समय शुरू हो चुका है, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर देखिए आ गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेडान। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सेडान जगह पे हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया और सेडान की लड़ाई में जो है फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुआ था। और इसके बाद ही इसी युद्ध के फलस्वरूप जो है 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ और उसी फ्रैंकफर्ट के संधि के फलस्वरूप जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। 8 नंबर प्रश्न आ रहा है आपके सामने, कर नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आपको बतलाना है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन आपके सामने ए रहा 1789 में, ऑप्शन बी है 1791 में, ऑप्शन सी है 1801 में और ऑप्शन डी है 1804 में। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 1804। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। आपका समय शुरू हो चुका है, बतलाना है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी हो गया, यूरोप महादेश के अंतर्गत इस समय इटली और जर्मनी आते हैं। बिल्कुल आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? चलिए ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, सिपाही था, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो चलिए समय आपका शुरू हो चुका है, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन डी, गैरिबाल्डी आप पढ़े होंगे पेशे से नाविक था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपका 10 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं ऐसे उसके बारे में भी अपना राय दीजिएगा नीचे कमेंट में। उस वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।